बिगाड़ लिया। रवायती हथियारों में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन हथियारों में इजाफा और ताकत का अदम तवाजुन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मौका फराहम कर सकता है। जैसे कि माजी में होता आया कि LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो या फिर बालाकोट का वाक़या, भारत हमेशा अपने मज़मूम ख्वाबों की ताबीर हासिल। और हिंदुस्तान मीनवाइल चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो हिंदुस्तान जो है वो खेल रहा है, वो शॉटें मार रहे हैं, वो इसे कहते हैं बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ वो रूस और चीन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक को। तो जो मेजर पावर रीजन में अब क्लियरली इमर्ज कर गई है वो हिंदुस्तान है। हमारी बचाव ये था कि हम चीन और रूस के दरमियान बैलेंस करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, चाइना और अमेरिका की जो तनातनी चल रही है उसके बीच अब पाकिस्तान एक बार फिर से मौका तलाश रहा है। जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका था और अफगानिस्तान के जरिए जिस तरह पाकिस्तान ने डॉलर बनाए थे, तो पाकिस्तान की आज भी वैसे ही लात टपक रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान को यह मौका कभी मिल पाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह भारत और अमेरिका दोनों चाइना को दोनों जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उससे भी पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खौफ के साए में जी रहा है। और भारत जिस तरह आए दिन अपनी नई सैन्य ताकत बढ़ाता हुआ जा रहा है, और दूसरी तरफ चाहे रशिया हो या अमेरिका, इजराइल, हर देशों से अपनी आर्मी के लिए हथियार खरीद रहा है, तो पाकिस्तान के मीडिया का अब पसीने छूटने स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि भारत इतने हथियार खरीद रहा है, इसमें सबसे पहला नंबर हमारा ही आएगा। दोस्तों, अब जिस तरह की अब पॉलिटिकल तनातनी चल रही है उसके बीच पाकिस्तान को यह खतरा मंडरा रहा है कि भारत कहीं POK को लेकर कभी भी हमला कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी की छवि अब लोगों के सामने बिल्कुल खराब कर दी है। और आए दिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया में चाहे बाजवा हो या पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल, उनके खिलाफ नए नए ट्रेंड चलाए जाते हैं। और जिस तरह अब इमरान खान के जो गुर्गा लोग, जितने भी नेता लोग हैं, इन सब ने भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मीडिया में खुलकर मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है उसका भी पाकिस्तानी मीडिया खौफ सता रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और साजिशी अनासिर सरगर्म है, नए नए आलमी इत्तेहाद हो रहे हैं और इन सब के दरमियान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करने के लिए नई और पहले से ज्यादा खतरनाक तदाबीर अपना रहा है। दरअसल उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जिस आग में पाकिस्तान को झोंकने के खौफनाक ख्वाब देख रहा है उसकी ताबीर इंशाल्लाह किसी सूरत मुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आलमी सियासत में कौन से नए खिलाड़ी एंट्रीज मारने वाले हैं और वो कौन से नए इत्तेहाद हैं जिनसे रशिया को खतरा है। भारत ने किस तरह और कौन सी जगह पे खुफिया न्यूक्लियर सिटी बनाया और भारत अपने ही जंगी जुनून में अंधा होकर किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत ने अब तक कौन से खतरनाक जंगी हथियार हासिल कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं और उनको कब इस्तेमाल में लाने वाला है, इसके साथ ही मैं आपको बताइएगा। जहां दुनिया में नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पुराने दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी दुश्मन वो किसी से पीछे नहीं है। भारत बाकी ममालिक के साथ बहुत तेजी के साथ जदीद असले की इस दौड़ में शामिल है, जिसका नतीजा सिर्फ तबाही। और इस वक्त मोदी हुकूमत अरबों डॉलर जदीद जौहरी हथियारों के लिए खर्च कर रही है। अब भारत के इस खौफनाक जंगी जुनून का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया एक वबा की लपेट में थी, यानी कोविड की, तो आलमी मईशत तबाही के दहाने पे थी। मुल्क में हजारों क्या लाखों लोग लुक़्मा अजल हो रहे थे, मरीजों की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, भारत में शमशान घाट में मुर्दे ले जाने के लिए जगह कम पड़ गई। तब भी मोदी हुकूमत फ्रांस और रशिया के साथ हथियारों की डील में मसरूफ थी और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं रहे। हमने जब जब अमन का बुलावा दिया, भारत ने हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कश्मीर के मसले पे, कभी पानी के मसले पे, हमेशा अमन की राह में रोड़े अटकाए। इस वक्त भारत के जंगी जुनून ने हर हद अबूर कर लिया। इसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खित्ते में अदम तवाज़ुन करना, ताकि मुल्क में अफरा तफरी की फिजा पैदा और हम एक और जंग में उलझ जाएं। भारत अपने इस मिस एडवेंचर के ख्वाब को पूरा करने के लिए हर मुल्क से मदद मांग रहा है। और इस वक्त मोदी हुकूमत की मिसाल उस भेड़िए की तरह है जो काफी दिन से शिकार की तरह से मारा मारा फिर रहा होता है। इस गुरानी साजिश में ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत में इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमरीका बड़े मेहरबान हैं, इसलिए अमरीका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से तो इंसानियत को खतरा महसूस होता है। लेकिन इसके बरक्स भारत का जंगी हथियारों के बारे में पागलपन बिल्कुल नजर नहीं आता। ईरान पे हर तरफ से सख्त पाबंदी है, लेकिन भारत, अमेरिका और नेटो दोनों का लाडला है। इसी वजह से बड़ी बड़ी मगरबी कंपनीज भारत के साथ जौहरी हथियारों के मुआहदे कर रही हैं और भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी खरीद लिया है, जो कि दुनिया का
जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है। इस बात को ज़हन नशीन कर लिया जाए कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है, भारत को खतरनाक हथियारों की खरीद से रोका नहीं जा सकता, तो कुछ ही अरसे में भारत दुनिया को एक और नए और पहले से ज़्यादा संगीन सिक्योरिटी बहरान की तरफ पुश कर देगा। यूरोपियन कंट्रीज बशमूल अमेरिका को इस वक्त चाइना से शदीद खतरा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि पिछली चंद दहाइयों में चाइना ने किसी ब्लॉक और किसी आलमी जंग का हिस्सा बनने की बजाय सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर बनाने की तवज्जो दी, और अब चाइना दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है। इन सब के बाद अगर चाइना किसी भी आलमी जंग में शरीक होता है, जैसा कि इस वक्त चाइना और ताइवान का शदीद सरहदी तनाज़ा चल रहा है, तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटियां बज सकती हैं। इस वक्त अमेरिका समेत दूसरे तमाम ममालिक चाइना से खतरा महसूस कर रहे हैं, और दिलचस्प सूरत हाल यह है कि भारत इस सारी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठा रहा है। भारत अमेरिका को यह बताता है कि चाइना हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क और इस बात का फायदा उठा के अमेरिका समेत दी गई यूरोपीय ममालिक से भी सस्ते दामों हथियार लेता है। भारत इसी चीज को बुनियाद बनाकर रशिया से न सिर्फ हथियार खरीद रहा है, बल्कि रशिया से सस्ता तेल भी ले रहा है। भारत अपने जंगी हथियारों का 2/3 हिस्सा जो है रशिया से लेता है। बाकी ममालिक में फ्रांस है, इसराइल है, अमेरिका ये शामिल है, और एक तहकीक के मुताबिक भारत अपनी रियासत कर्नाटक में एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी बना रहा है, जिसका ज्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है। इस जगह पे भारत ने जदीद और खतरनाक किस्म के जौहरी हथियार भी रखे हुए हैं। इनको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते में अमन को तबाह करना है। कुछ 8,000 अरब से चलने वाली ये रियासत एक फेयर इलेक्शन का सिस्टम नहीं बना सकती जब तक अगर आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी रखनी है, तो उसका एक प्री रेक्विजिट है एक एजुकेटेड अवाम, नंबर 2 ऐसा इलेक्शन का निज़ाम जिसमें लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं वोट डालूंगा उसको जाएगा और उसकी हुकूमत बनेगी और उस वोट से मैं हुकूमत तोड़ूंगा। जब तक ये आप काम नहीं करेंगे, ये कॉमेडी की मशहूरी रहेगी और हम बाकी टॉक शो करते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। डॉक्टर साहब को भी राय लो ना। मैं जरा सवाल इलेक्शन में डॉक्टर साहब आप भी बोले ना, ये फेयर और फ्री इलेक्शन के बगैर आप डेमोक्रेसी चला सकते? कोई भी नहीं चला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, एक पैरेलल ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, अमेरिका साम्राज्य लागर हुआ है, और आप देखें तो इंडिया वाज द मेन बेनिफिशियरी हमारे रीजन में, कि उसने अपनी प्राइसेस को नीचे रखा वहाँ पे। तो आपको लगता है ये पोटेंशियल हमारी शराफिया में कि वी कैन मेक बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दैट हैज अराइज्ड इन टाइम? नहीं, अगर सिंपल आपने आंसर यस नो में पूछना है, तो हमारी अशराफिया के अंदर मगरब की दुनिया को या हिंदुस्तान को हैंडल करने की कोई सलाहियत नहीं है। पिछले गुज़िश्ता 12-13 बरस से जो डायरेक्शन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और अशराफिया ने मिलकर एक इख्तियार की, फॉरेन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट ने, वो ये थी कि हमें बैलेंस करना है अपने, क्योंकि वैसे हमारे मगरब से तो हम बड़ा हमारा क्लोज रिलेशनशिप रहा है। कम से कम 2010-11 तक तो हम नॉन नेटो एलाइड थे, सबसे मेजर एलाइड थे, नॉन सबसे बड़े अमेरिका के। फिर उसके बाद हमारे जब हमने देखा कि अमेरिका से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमने कोशिश की कि हम रूस की तरफ भी जाएं और चीन से भी ज़्यादा बैलेंस करें। इतनी देर में बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ गया, वो बुनियादी तौर पे चीनी इनिशिएटिव था, हम उसका हिस्सा बन गए उनकी ऑफर में। जिसके बाद 2015-16 के बाद से 16 के बाद से अमेरिका में जब उसके हवाले से एक टेंशन पैदा हुई, अमेरिका मीनवाइल ये चाह रहा था, वो देख रहा था उभरते हुए इस ऑर्डर को, वो ये चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ब्लॉक का, उसके असर वसूख का हिस्सा बन जाए, जिस चीज़ को हम कम से कम 2022 के शुरू तक मानने को तैयार नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने हमारी अशराफिया को गर्दन से पकड़ के हिंदुस्तान के ब्लॉक में डाल दिया है, और हिंदुस्तान मीनवाइल चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो हिंदुस्तान जो है वो खेल रहा है, वो शॉटें मार रहे हैं, वो इसे कहते हैं बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ वो रूस और चीन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक को। तो जो मेजर पावर रीजन में अब क्लियरली इमर्ज कर गई है वो हिंदुस्तान है। हमारी बचाव ये था कि हम चीन और रूस के दरमियान बैलेंस करते और चीन रूस को लेकर चलते और अमेरिका से अपनी पोजीशन को नेगोशिएट करते। वो हम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको हमने मिसमैनेज कर दिया है, और अब हम हिंदुस्तान के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में चले गए। यूक्रेन की जंग जो है, इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, और यहाँ इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की बातें हमारे मेन मीडिया और प्रेस में और प्रिंट में आना शुरू हो गई हैं। आप इस फैक्टर को कैसा देखते हैं? यहाँ जो बड़े मफादात काबिज हैं हमारे सियासी स्ट्रक्चर पर, उसमें जो इकोनॉमिक एक पहलू आ रहा है, आवाम की जो इम्प्रोवाइज क्या होते हैं, एम्पावरिशमेंट, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी आने वाली सियासत के में क्या ये फ़र्क डालेगी खान की पॉपुलैरिटी पे, या आपको लगता है नए लीडर भी उठ सकते हैं? देखिए, बड़ा दुखी सब्जेक्ट है। पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि पिछले तकरीबन 30-35-40 बरस से कंपैरेटिवली स्पीकिंग बाकी सारा जो रीजन और दुनिया है उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अवाम एम्पावरिश हो रहे हैं। सो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो 1980s तक जो है वो निस्बतन रीजन के बाकी लोगों के मुकाबले में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो बेहतर थी,
और उनकी जो रियल इनकम थी वो भी बेहतर थी। अगर डॉलर टर्म में उसको आप देखते, उनकी जो इनकम थी हिंदुस्तान के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, बर्मा के मुकाबले में बेहतर। अब गुज़िश्ता जो 32 बरस गुजरे हैं, 35 बरस गुजरे हैं, उसमें ये सारे इंडाइसेस उलट हो गए। अब इनकम इनइक्वालिटी भी पाकिस्तान में बाकी सारे रीजन से ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चली गई है नीचे, क्वालिटी ऑफ फूड और कैलोरिक वैल्यू भी नीचे है, तालीम का स्टैंडर्ड भी सबसे जो है नीचे है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बाकी सारे खिते से ज़्यादा बुरी है, होमिसाइड रेट भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया का जो कंट्रोल है और चंद हज़ार लोग और चंद सौ फैमिलीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का तमाम जो इकनॉमिक और सियासी और पॉलिटिकल और ख़ास करके माशी ढांचा है उसको कंट्रोल करते हैं। और वो चूँकि मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ और तस्वुरात और डेमोक्रेसी की बातें, एंटी डेमोक्रेसी की बातें, करप्शन की बातें जो है वो निकालते रहते हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे। अब उसमें आगे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने निस्बतन थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है, उन्होंने एक लोगों को शऊर दिया है, लोगों को एक समझ आई है, लेकिन लोग बड़े कमज़ोर हैं और निज़ाम और अशराफिया बड़े ताकतवर हैं। अभी अब जिस फिर मेरे जहन में आता है कि इमरान रियाज खान जो है उसने क्या किया। इमरान रियाज खान ने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी आप ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे तो इमरान रियाज खान बोल ही रहा है, और अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। तो सिस्टम एक्चुअली इतना फ्रेजाइल है, पाकिस्तान का अशराफिया का निज़ाम इतना कमज़ोर है और इतनी गलत बुनियादों पे खड़ा है, इतना अनस्टेबल है कि सिर्फ एक आदमी के बोलने से ही उनको लगता है कि ज़ल्ज़ला आ जाएगा, इसीलिए उसको उन्होंने बंद कर दी।